नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना की सुपरहिट फिल्म आन मिलो सजना का। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको आन मिलो सजना के बनने की कहानी सुनाएंगे। साल 1970 हिंदी सिनेमा के लिए बहुत खास था, लेकिन अगर किसी एक सितारे के नाम से उस साल को पहचाना जाए तो वो नाम था राजेश खन्ना। साल 1969 में आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्मों से जिस सितारे ने देश भर में तहलका मचाया था, 1970 में उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ चुकी थी। सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थीं। लड़कियां उनकी तस्वीरें तकिए के नीचे रखती थीं और फिल्म के इंटरवल में सिर्फ ट्रेलर देखने के लिए भी दर्शकों में उत्साह दिखाई देता था। और इसी दौर में आई थी आन मिलो सजना, जिसमें राजेश खन्ना के साथ आशा पारेख और विनोद खन्ना थे। फिल्म का निर्देशन मुकुल दत्त ने किया था और निर्माता थे जगदीश कुमार। कहानी और पटकथा सचिन भौमिक की थी। डायलॉग एहसान रिजवी ने लिखे थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और फिल्म रिलीज हुई थी 24 दिसंबर साल 1970। रिलीज हुई तो हंगामा हो गया। फिल्म देखने वालों की कतार सिनेमा घरों के बाहर इतनी लंबी थी कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। आन मिलो सजना की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह केवल एक सीधी साधी राजेश खन्ना आशा पारेख प्रेम कहानी नहीं थी। इसमें अमीरी, गरीबी, माँ बेटे का रिश्ता, विरासत की लालच, झूठी पहचान, सामाजिक अन्याय, हत्या का इल्जाम और अंत में सच्चाई की जीत, सब कुछ था। और यही वजह थी कि फिल्म में रोमांस के साथ साथ ये पूरा मसाला मौजूद था, जिसकी 1970 के दशक तक बड़ी कमर्शियल फिल्म से उम्मीद की जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर परिवार से, जहां सावित्री चौधरी यानी निरूपा रॉय अपने बेटे अनिल चौधरी यानी विनोद खन्ना के साथ रहती हैं। सावित्री विधवा हैं और बहुत संपन्न भी। उनका बेटा अनिल ऐशो आराम में पला बढ़ा ऐसा नौजवान है जिसे मां की दौलत और अपनी जिंदगी के ऐश के अलावा किसी चीज से ज्यादा चिंता नहीं। सावित्री समझ चुकी हैं कि उनका बेटा उनके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि सारी संपत्ति उसके हाथ लग जाए, लेकिन वो उसे आर्थिक रूप से कंट्रोल करती हैं और उसकी हर मांग पूरी करने से इनकार भी। अनिल के व्यवहार से परेशान परिवार का दीवान उसे समझाता है कि अगर वो अपनी मां का विश्वास वापस पाना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उसे शादी करनी चाहिए, घर बसाना चाहिए और अपनी मां को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि वो सुधर चुका है। अनिल के दिमाग में एक चाल आती है और वो एक ऐसी लड़की को अपनी मां के सामने पेश करना चाहता है जो उसकी मंगेतर होने का नाटक करे। और इसी सिलसिले में कहानी की नायिका वर्षा यानी आशा पारेख सामने आती हैं। वर्षा एक पढ़ी लिखी, आधुनिक और जीवंत लड़की है। वो परिस्थितियों में फंसकर अनिल की योजना का हिस्सा बनती है और उसके सामने दीपाली नाम की लड़की बनकर पेश की जाती है। सावित्री को बताया जाता है कि दीपाली दरअसल अनिल की मंगेतर है। और यहीं से फिल्म की कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अनिल ने जिस लड़की को सिर्फ अपनी मां को धोखा देने के लिए घर में लाया था, वही लड़की धीरे धीरे सावित्री के दिल में जगह बनाने लगती है। दीपाली बनकर आई वर्षा सावित्री की देखभाल करती है और उसके साथ समय बिताती है और उन्हें वो अपनापन देती है जिसकी उन्हें अपने बेटे से उम्मीद थी। सावित्री को लगता है कि अनिल ने आखिरकार सही लड़की चुनी है। उन्हें लगता है कि ये लड़की उनके बेटे की जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे सावित्री का भरोसा इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी संपत्ति तक दीपाली के नाम करने का फैसला कर देती हैं। अनिल की योजना सफल होती दिखाई देती है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्षा का दिल अनिल के पास नहीं है। वर्षा की मुलाकात होती है अजीत से और अजीत का किरदार निभाया है राजेश खन्ना ने। अजीत इस फिल्म में सिर्फ प्रेमी नहीं, वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाला, सामाजिक न्याय के खिलाफ
पूरी तरीके से जो अन्याय होता है समाज में, सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला एक बेहद संवेदनशील युवक है। वो घुड़सवारी करता है, गांव के लोगों के बीच रहता है और अपनी माँ और छोटे भाई के साथ सादा जीवन बिताता है। राजेश खन्ना का यही किरदार उस दौर की उनकी रोमांटिक छवि को एक सामाजिक रंग भी देता है। वो अमीर घर का राजकुमार नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा ऐसा युवक था जिसकी असली दौलत उसका चरित्र था। फिल्म की कहानी के अनुसार अजीत और चौधरी परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी भी थी। अजीत के पिता पर सावित्री के पति की हत्या का आरोप लगा था और इसी कारण दोनों परिवारों के बीच गहरी खाई बनी हुई थी। वर्षा और अजीत की मुलाकातें बढ़ती हैं, दोनों के बीच आकर्षण पैदा होता है और धीरे धीरे प्यार हो जाता है। यहां फिल्म का सबसे बड़ा भावनात्मक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ वर्षा सावित्री के घर में दीपाली बनकर रह रही है और सावित्री उसे अपनी बहू मान चुकी है। दूसरी तरफ वो अजीत से प्यार करने लगती है। वो जानती है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर सावित्री को धोखा दिया है। जितना ज्यादा सावित्री उससे प्यार करती है, वर्षा के भीतर अपराध बोध उतना ही बढ़ता जाता है। दर्शक भी समझने लगते हैं कि अब ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। फिल्म में एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है जो आगे चलकर मुख्य कहानी को अपराध और रहस्य से जोड़ देती है। अजीत का दोस्त मोहन, जिसे सुजीत कुमार ने निभाया है जिस किरदार को, चोरी के झूठे आरोप में पुलिस से बचता फिर रहा है और उसकी शादी सीता यानी इंद्राणी मुखर्जी से हुई है। मोहन अपनी पत्नी से छिपकर मिलता रहता है और अजीत उसकी मदद करता है क्योंकि अजीत को विश्वास है कि मोहन निर्दोष है। सीता गर्भवती हो जाती है लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो दुनिया के सामने अपने पति से मिलने की बात नहीं बता सकती और यही गुप्त मुलाकातें आगे चलकर अनिल के लिए एक हथियार बन जाती हैं। अनिल धीरे धीरे समझने लगता है कि वर्षा का झुकाव उसकी तरफ नहीं, अजीत की तरफ है। उसे यह भी पता चलता है कि अजीत और चौधरी परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी है। अनिल के अंदर लालच के साथ साथ ईर्ष्या और बदले की भावना भी पैदा होती है। अब उसके लिए सवाल सिर्फ मां की संपत्ति नहीं बल्कि वर्षा को अपने कब्जे में रखने का भी है। वो उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में लगता है जिनमें अजीत पहले ही फंसा हुआ है। फिर कहानी का सबसे बड़ा हादसा होता है सीता की हत्या। परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं कि शक अजीत पर जाता है। अजीत जो पहले ही चौधरी परिवार के साथ दुश्मनी के कारण संदिग्ध नजरों से देखा जाता है, अब हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस अजीत को वर्षा ने एक नेक और मददगार इंसान के रूप में देखा था, वही अब पुलिस की गिरफ्त में है। यहां राजेश खन्ना का अभिनय कहानी के रोमांटिक हिस्से से निकलकर गंभीर हो जाता है। अजीत के चेहरे पर बेबसी, गुस्सा और निर्दोष होने का विश्वास दिखाई देता है। लेकिन फिल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजीत के खिलाफ परिस्थितियां लगातार मजबूत होती जाती हैं। दूसरी ओर वर्षा के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वो उस परिवार का सच सबके सामने बताएगी जिसके घर में वो खुद झूठी पहचान के साथ रह रही है? क्या वो सावित्री को बताएगी कि वो अनिल की मंगेतर नहीं है? और क्या वो अजीत को बचाने के लिए अपनी पूरी सच्चाई सामने लाएगी? इसी बीच फिल्म का रोमांटिक पक्ष अपने गीतों के जरिए कहानी को आगे बढ़ाता है। अच्छा तो हम चलते हैं इस फिल्म का सबसे मशहूर गीत बना। इसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया और आनंद बख्शी के बोलों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया। और इस गीत की सबसे जो दिलचस्प बात है, सबसे दिलचस्प कहानी है, वो ये कि संगीत तैयार करते समय निर्देशक जे ओम प्रकाश, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच एक बैठक में धुन नहीं बन पा रही थी। आनंद बख्शी उठे और कथित तौर पर बोले कि अच्छा तो हम चलते हैं, जिसके जवाब में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ओर से फिर कब मिलोगे, ये जवाब आया। और यही बातचीत गीत के मुखड़े का बीज बन गई। और ये किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में आज भी सुनाया जाता है किसी गीत पर जब कोई बात उलझ जाती है। इस गीत की शूटिंग भी आसान नहीं थी। आशा पारेख ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताया कि अच्छा तो हम चलते हैं कि शूटिंग में सूर्यास्त की रोशनी को पकड़ना मुश्किल था। पूरी टीम सही रोशनी का इंतजार कर रही थी और बादल
और बदलती रोशनी के कारण शूटिंग कठिन हो जाती थी और इस गीत की खूबसूरती उसी प्राकृतिक रोशनी और राजेश खन्ना आशा पारेख की सहज केमिस्ट्री से पैदा हुई। फिल्म का एक और बड़ा मशहूर गीत है जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जिसे किशोर कुमार ने आवाज दी और ये गीत उस दौर के युवाओं की ऊर्जा और राजेश खन्ना की लोकप्रियता का प्रतीक बन गया। फिर आया फिल्म का शीर्षक गीत आन मिलो सजना, जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया। रंग रंग के फूल खिले हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था, और एक गीत है तेरे कारण मेरे साजन, जिसे लता मंगेशकर ने गाया और पलट मेरी जान को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ दी, और साउंड ट्रैक में कोई नजराना लेकर आया हूं भी शामिल था, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया। इन सभी गीतों के पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल थे, और यही वो समय था जब हिंदी फिल्म संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी अपनी जबरदस्त लोकप्रियता के दौर में थी। आन मिलो सजना का संगीत इसलिए भी सफल हुआ क्योंकि इसमें प्रेम गीत, पार्टी टाइप गीत, युवा ऊर्जा और भावुक गीत, हर तरह का स्वाद था। 1970 के दर्शकों को एक फिल्म में यही विविधता पसंद आती है। साउंड ट्रैक में कुल 8 ट्रैक दर्ज हैं। राजेश खन्ना और आशा पारेख की जोड़ी के लिए भी आन मिलो सजना खास फिल्म थी। दोनों इससे पहले भी साथ काम कर चुके थे, लेकिन यहां उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री और गीतों और रोमांटिक सीन्स में खास जगह थी। राजेश खन्ना की आंखों का अंदाज, हल्की मुस्कान और डायलॉग बोलने का खास तरीका इस दौर में दर्शकों के लिए किसी जादू से कम नहीं था, और यही कारण था कि फिल्म के ट्रेलर के साथ भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा होता था। एक मशहूर मैगजीन के मुताबिक 1970 में दूसरी फिल्मों के इंटरवल के दौरान आन मिलो सजना का ट्रेलर चलाया जाता था, और राजेश खन्ना के स्क्रीन पर आते ही दर्शकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया होती थी। विनोद खन्ना के लिए भी ये फिल्म एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। वो उस दौर में अभी अपने शुरुआती करियर में थे, और यहाँ उन्होंने एक स्वार्थी, लालची और खतरनाक अमीर नौजवान का किरदार निभाया। राजेश खन्ना के बिल्कुल विपरीत उनका चरित्र था। एक तरफ अजीत गरीबों का साथी और आदर्शवादी युवक है, तो दूसरी तरफ अनिल अपनी मां की संपत्ति पाने के लिए झूठ, छल और अपराध तक का सहारा लेने को तैयार है। और इस विरोधाभास ने ही फिल्म के नायक और खलनायक के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा कर दिया। निरूपा रॉय ने सावित्री चौधरी के किरदार में मां की संवेदनशीलता को निभाया, और वो अपने बेटे से प्यार करती हैं लेकिन उसकी नीयत समझती हैं। जब उन्हें लगता है कि दीपाली ने उनके घर की खुशियां वापस ला दी हैं, तो वो उस लड़की को अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती हैं। इस किरदार के कारण फिल्म में मां बेटे का जो भावनात्मक संघर्ष है वो भी मजबूत होता है। फिल्म में राजेंद्र नाथ ने मुफ्तराम फौजी का किरदार निभाया है। अरोड़ा ईरानी वर्षा की दोस्त के रूप में नजर आई हैं, और जूनियर महमूद ने जग्गू जेम्स बॉन्ड की भूमिका। सुजीत कुमार, इंद्राणी मुखर्जी, सुंदर चमनपुरी, शिवराज, बीरबल और ब्रह्म भारद्वाज जैसे कई कलाकार सहायक भूमिकाओं में हैं। आन मिलो सजना की सफलता को उस समय के राजेश खन्ना उन्माद से अलग देखना मुश्किल है। 1969 से 1972-73 के बीच उनकी लगातार फिल्मों की सफलता ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बना दिया था। आन मिलो सजना उनकी लगातार 17 सफल फिल्मों के सिलसिले का हिस्सा थी, और इस सिलसिले में आराधना, दो रास्ते, सच्चा झूठा, सफर, कटी पतंग, आनंद, हाथी मेरे साथी, अंदाज जैसी तमाम फिल्में थीं। बॉक्स ऑफिस पर आन मिलो सजना की सफलता बड़ी थी। 1970 की शीर्ष कमाई वाली हिंदी फिल्मों की सूची में तीसरे स्थान पर इस फिल्म को रखा गया। जॉनी मेरा नाम और राजेश खन्ना की सच्चा झूठा के बाद आन मिलो सजना का नंबर आता है, और उस दौर में इसका कलेक्शन लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा बताया जाता है। और चूँकि आन मिलो सजना अपने आप में एक ऐसी फिल्म थी जो अपनी कहानी के साथ साथ अपने मधुर गीतों के लिए जानी गई। आज भी इसके गाने जब कभी बजते हैं तो बेशक वो जेंजी ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें रोक लेते हैं सुनने के लिए। आपको इस फिल्म में कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया, ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी पसंद जानना चाहते हैं तो हमारी पसंद है टाइटल ट्रैक आन मिलो सजना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।